राधे राधे। जिसको पहले एपिसोड सुनने हो और नए चैनल्स का पता करना हो तो वो सब्सक्राइब करें काना हमसे के काना चैनल को। नेक्स्ट एपिसोड 384, आयाश इरिटेटिंग रूहानी। मल्होत्रा मैंशन। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे सानवी की नींद खुली। उसने आलस में अपनी आंखों में मसला और उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा वो अपने कमरे में नहीं है। वो चौंक गई। उसने अपनी नज़र घुमाकर कमरे की ओर देखा और कमरे को देखकर वो फिर से हैरान हो गई। उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कमरे की दीवार को देखा जहाँ पर सभी तरफ उसके कोई सारे फुटेज लगे हुए थे। उनमें से सबसे बड़ी फोटो बेड के सिरहाने की तरफ दीवार पर टंगी थी। उसमें सानवी अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी नीली आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसे देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई वो आरव के कमरे में थी। सानवी घूम घूम कर सभी तरफ देखने लगी। कहीं पर उसकी 10 साल पुरानी फोटो थी तो कहीं पर 15 साल। उसमें ज़्यादातर फोटो स्कूल के वक्त का था। उन्हें देखते हुए सानवी का दिल घबराहट में तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक से एंग्जाइटी होने लगी। उसने कसकर अपने कपड़ों को पकड़ लिया और वो खड़ी खड़ी कांपने लगी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसकी पीठ किसी से सीने से टकरा गई। सानवी बहुत ज़्यादा डर गई। वो पीछे मुड़ी और आरव को अपने सामने देखकर हैरान हो गई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाग गई? ये लो तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय। कहते हुए उसने अपने हाथ में रखे मग से सानवी की तरफ बढ़ाया। सानवी 2 कदम पीछे हट गई और वो अपनी फोटो को देखकर हकलाते बोली, आरव ये सब क्या है? आप हमारी फोटो। आरव ने यह सुना और कहा, क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ये मेरा कमरा है और बहुत जल्दी ये हमारा होने वाला है। तुम्हें पता है जब भी मुझसे तुम्हारी याद आती है तो मैं तुम्हारी फ़ोटो से घंटों बातें करता हूँ। ये उसने ऐसा कहा जैसे उसे अपने आप पर पूरा यकीन हो कि सानवी से बहुत जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। सानवी ने उसकी बातें सुनी और परेशान होते हुए कहा, आरव ये पागलपन है। वो अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, प्लीज़ हमें घर छोड़ दो, हमारा सर बहुत दुख रहा है, हम घर जाना चाहते हैं। आरव ने यह सुना और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, इतनी जल्दी क्या है प्रिंसेस, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सानवी ने यह सुना और उसकी शक्ल रोकने वाली हो गई। ये आरव कभी भी उसकी बात नहीं मानता था। जब देखो तब अपनी ही चलाता था। रात में भी उसने कहा था वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो उसे रायज़ादा हवेली छोड़ने के बजाय अपने घर ले आया था। आरव ने सानवी की आंखों में आंसू देखा और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया तो आरव ने उसके माथे पर किस किया। सानवी अपने पैरों को घसीटते हुए आरव के बताए डायरेक्शन में चली गई। उसे कभी कभी आरव के पॉजिटिवनेस से घबराहट होती थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम के बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसे देख बेड साइड पर मिसेस कुमार का दिया गिफ्ट बैग रखा था। उसने उसे खोल कर देखा। उसमें एक सुंदर सी सिल्क की डार्क रेड कलर की साड़ी थी। सानवी ने कहा, ओह, लेकिन हमें ये पहनना नहीं आता। उसने अपनी उंगली को दांतों में दबा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे के दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे से अपना सर बाहर करके इधर उधर देखा। उसे एक मेड उसकी तरफ आती नजर आई। उसने उसे आवाज़ दिया तो मेड उसके पास आ गई। सानवी ने कहा, आप प्लीज़ हमें साड़ी पहनने में मदद करेंगी? मेड ने उसे देखा और कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे सर के कमरे में आना अलाउड नहीं है। सानवी ने निराशा से अपना सर हिलाया। मेड वहाँ से चली गई। सानवी ने सोचा वो खुद ही साड़ी पहनने का फैसला किया। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना हम सबके काना। इंदौर। रूहानी आयाश को अपना हाथ पकड़ा देखकर अब उसे बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। आयाश ने उसे ही अपनी नींद से भरी आंखों से देख रहा था। रूहानी ने हकलाते हुए कहा, आपको होश कब आया? आयाश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और उसके सवाल के बदले सवाल किया, क्यों, क्या मुझे होश में नहीं आना था? रूहानी ने यह सुना और उसे यकीन हुआ आयाश सच में अपने होश में था। वो अपना हाथ आयाश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था।
आयाश उसके स्ट्रगल को देखते हुए अपनी पकड़ उसके हाथ में कसते हुए बोला, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा मिसेस रूहानी आयाश रायजादा? रूहानी ने यह सुना और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करना बंद करके उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आयाश उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसकी गीली पलकें ये कहने के लिए काफ़ी थीं कि वो अब आयाश से नाराज़ नहीं थी। रूहानी आयाश के ऐसे देखने से झेंप गई थी और अपना सर नीचे करने के हुए फिर से अपना हाथ उसके हाथ पर छुड़ाते की कोशिश करने लगी। छोड़िए हमारा हाथ, हमें जाना है। आयाश ने कहा, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। देख नहीं रही, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं किससे कहूँगा? रूहानी को याद आया कुछ देर पहले एक काले कपड़े वाले पहने इंसान इस कमरे से बाहर गया था। उसने कहा, ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, अब आप हमारा हाथ छोड़िए। आयाश ने कहा, पक्का ना, तुम कहीं नहीं जाओगी ना? पक्का वादा करो। रूहानी ने झिलराते हुए कहा, हाँ बाबा, पक्का वादा, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब छोड़िए हमारा हाथ। रूहानी ने इतना कहा ही था कि आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर एक डॉक्टर और नर्स आयाश को सुबह की मेडिसिन देने के लिए अंदर आए। आयाश ने उन्हें देखा और रूहानी का हाथ छोड़ दिया। रूहानी अपने बाल को ठीक करते हुए उनसे थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने आयाश को ग्रीट करते हुए कहा, मॉर्निंग मिस्टर रायजादा, होप आपको नींद लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आयाश ने नहीं में सर हिलाया। डॉक्टर ने एक बटन प्रेस किया जिससे आयाश का बेड सर से के तरफ से थोड़ा ऊपर उठ गया। डॉक्टर ने आयाश का थोड़ा सा एग्जामिन किया और वो नर्स उनके मुंह में मेडिसिन डालने को था कि आयाश ने कहा, नर्स, आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब से ये मेरी दवाइयों का ध्यान मेरी बीवी रखेगी। ये कहने के बाद वो रूहानी को देखने लगा जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी। डॉक्टर ने रूहानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ आपकी बीवी आपका कितना ख्याल रखती है। हमने इन्हें पिछले 2 दिन से आपके साथ ही देखा है, लेकिन हम भी क्या करें, ये हमारी ड्यूटी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब तक आपके बॉडी में मूवमेंट नहीं होता तब तक आपको हमें यह सुबह शाम झेलना होगा। ये कहने के बाद उसने इंजेक्शन निकाला और आयाश को इंजेक्ट करने लगा। रूहानी ने ये देखा और अपने मुंह सिकुड़ने लगी जैसे इंजेक्शन आयाश को नहीं बल्कि उसे लग रहा हो। आयाश को उसके क्यूट फेस को देखने हुए हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर ने आयाश से कहा, हाँ हो गया, मैं अपनी वाइफ को आपकी दवाई के बारे में समझा दूंगा जैसा आपने कहा था। अब वो आपकी दवाई का ध्यान रखेंगी। आयाश ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर और वो नर्स वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद आयाश ने रूहानी को देखा और इधर उधर देख रही थी। आयाश ने कहा, यहाँ आओ। रूहानी ने सर हिलाते हुए इनोसेंटली बोला, नहीं, आप फिर से हमारा हाथ पकड़ेंगे। आयाश ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे। रूहानी आयाश को फिर से खुद को ऐसे घूरते पाया तो वो थोड़ी नर्वस हो गई। आयाश ने इस बार सख्ती से कहा, मिसेस अंश रायजादा, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, सच में। देखो, मुझे मेरे गले में खुजली हो रही है, लेकिन मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, इसलिए तुम मेरी मदद करो। रूहानी ने यह सुना और उसके पास आ गई। उसने आयाश के गले की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, किस जगह पर खुजा रखा है? और उसने हल्के हाथ से आयाश के गले को छुआ। आयाश ने कहा, बस थोड़ा सा और ऊपर। रूहानी ने वैसे ही कहा। यहाँ आयाश ने ही में सर हिलाते हुए बोला, थोड़ा सा दाई तरफ। रूहानी ने फिर से वैसे ही किया। आयाश फिर से बोला, वहाँ नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, लेफ्ट राइट। रूहानी ने परेशान होते हुए उसे देखा और कहा, क्या आप हमें सही जगह बताएंगे? कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या आपको सच में खुजली हो रही है? आयाश ने नहीं में सर हिलाया। रूहानी ने उसका ये रिस्पॉन्स देखा और अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी। आप हमसे झूठ बोल रहे थे? और उसने मुंह बनाकर जाने लगी तो आयाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने अपनी आंखें बंद की और झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे आयाश का हाथ अचानक से बेड से साइड रोड पर लग गया। आह! आयाश ने मुंह से निकला। रूहानी जो कमरे से बाहर जा रही थी, उसने ये सुना और जल्दी से उसके पास आ गई। उसने आयाश का हाथ पकड़ा और बेड के नीचे लटक रहा था।
उसने उसे बेड पर अच्छे से रखा और उसे सहलाते हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ रहे थे। उसकी पलकें गीली हो गई थी। आयश ने उसे ऐसे देखा तो कहा, बहुत फिक्र करती हो मेरी। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्या तुमने उस दिन नहीं कहा था तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? रूहानी ने यह सुना और उसे अपनी पलकें उठाकर देखने लगी। उसने कहा, किसने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमें आपकी फिक्र नहीं है। आपको कोई गलतफहमी। उसने कहा, किसने कहा हमें आपकी फ़िक्र है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमें आपकी फ़िक्र नहीं है। बस यहाँ। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि आयांश उसे इंटेंस आंखों से देख रहा था। आयांश अपनी कलाई पर बंधे लाल रंग के धागे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह रियली तोफी, ये क्या है? तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। रूहानी ने यह सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आईसीयू के बाहर खड़ा अंश उन दोनों के ग्लास वॉल से देख रहा था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब काना हम सबके काना दिल्ली। सानवी जैसे तैसे साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई। उसने अपने बाल खुले हुए रखे थे जिससे पानी की बूंदें टपक रही थी। आरव अपने डैड और मॉम के साथ बैठा सानवी के बारे में ही बात कर रहा था। सानवी अपनी साड़ी संभालते हुए नीचे आ गई। घर में काम कर रहे सभी लोगों की नज़र उस पर ठहर सी गई और साथ ही आरव ने भी उसे लाल रंग की साड़ी में देखा तो बस देखता ही रह गया। वो सोफे से खड़ा हुआ और सानवी को बिना पलकें झपकाए देखने लगा। सानवी ने उसके ऐसे देखने से झेप गई। उसने आरव के मॉम डैड को देखा जो उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखते हुए सानवी नर्वस हो गई। वो उनके पहले ही भी मिल चुकी थी लेकिन तब वे स्कूल में थे और अब बात कुछ अलग थी, इसलिए सानवी का घबराहट के वजह से हालत खराब हो रही थी। आरव की मॉम मिसेस रीना मल्होत्रा ने उसे ऐसे घबराते देखा तो उसके पास आते हुए बोली, घबराओ नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। और उसने सानवी को गले से लगा लिया। सानवी उसके इस जेस्चर से थोड़ी काम हो गई। रीना उसे देखते हुए, तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल हमारी बहू की तरह। जब से मुझे पता चला है कि तुम घर आई हो मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। सानवी ने यह सुना और आरव को देखने लगी जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। रीना ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले आते हुए बोली, चलो नाश्ता करते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। और वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई जहाँ पर ध्रुव पहले से ही मौजूद थे। सानवी ने उसे देखा और उसे ग्रीट किया। ध्रुव बेमन से मुस्कुराए क्योंकि वो अपनी बीवी और अपने बेटे की बचकानी हरकत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। रीना ने सानवी के प्लेट में खाना सर्व किया और उसे खाने के लिए कहा। सानवी ने हाँ में सर हिलाया और खाना खाने जा ही रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आते वंश पर पड़ी और उसके हाथ से चम्मच गिरकर छूट गया और वो कुर्सी से खड़ी हो गई। भाई! सबने उस तरफ देखा। वंश को बहुत गुस्से में अपने घर पर देखकर सब हैरान हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वंश सानवी के पास आया और उसे देखने लगा। सानवी को लाल रंग की साड़ी में देखकर वंश को हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। क्या करेगा अब वंश सानवी और आरव के घर पर देखकर? क्या रूहानी और आयाश के बीच सब ठीक हो पाएगा? आप कमेंट करके लिखिएगा। आप सभी काना हम सबके काना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड 385 ससुर जी दिल्ली। सानवी ने उसे गुस्से में देखा तो घबरा गई। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन वंश उसके हाथ को पकड़कर बिना कुछ कहे उसे ले जाने लगा। लेकिन आरव ने जल्दी से सानवी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उस आरव ने कहा, वंश तुम सानवी को इस तरह नहीं ले आ सकते। रीना सामने आते हुए बोली, हाँ बेटा, कम से कम सानवी को नाश्ता तो करने दो। वंश ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, एक शब्द को दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता मिसेस मल्होत्रा। अपने बेटे से कहिए मेरी बहन का पीछा छोड़ दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीना ने वंश के
इतने गुस्से को देखा तो सानवी को देखने लगी। सानवी अपने भाई को ही देख रही थी। आरव ने सानवी का हाथ छोड़ा और वंश के सामने आते हुए बोला, वंश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरह बात करने की? अभी मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। वंश ने अपनी जलती हुई आंखों से आरव को देखा और उसे धक्का देते हुए बोला, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़े। आरव मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सानवी से दूर रहो। ध्रुव बात को आगे बढ़ते हुए देखकर बीच में आते हुए बोले, वंश बेटा मैं सानवी को घर छोड़ने जाने ही वाला था। मैंने रात में ही रायजादा मैडम को बता दिया था कि सानवी बेटा हमारे घर पर रुक रही है, पर प्लीज़ शांत हो जाओ। आरव आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आरव ने अपने डैड को इस तरह लड़के के सामने झुकते हुए देखा तो उसे काफ़ी बुरा लगा। आरव को वंश का ये नेचर से चिढ़ होती थी। जब देखो तब वो अपने बॉसी एटीट्यूड में रहता था। द ग्रेट माफिया किंग अंश रायजादा का बेटा था तो क्या कुछ भी करेगा। वंश जो कब से आरव को गुस्से से घूर रहा था वो ध्रुव की बात सुनकर बोला, अच्छा होगा आप अपनी बात पर टिके रहें। आरव ने गुस्से में वंश को देखा और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, हाउ डियर यू, तुम मेरे ही घर पर खड़े होकर मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? अभी के अभी मेरे मॉम डैड से माफ़ी मांगो। सानवी ने यह देखा और वो घबरा गई। उसे लगा फिर से उन दोनों के बीच हाथापाई होने ही वाली है। वंश ने आरव के हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाया और आरव को मुक्का मारने ही वाला था कि सानवी ने वंश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे कुछ ही करने के लिए कहने लगी, कुछ ना करने के लिए कहने लगी, भाई प्लीज़ चलिए यहाँ से। आरव ने गुस्से में सानवी को देखा और कहा, कोई नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये मेरे मॉम डैड से बदतमीज़ी के लिए माफ़ी नहीं मांगता। ध्रुव अपने बेटे को समझाने के लिए कुछ बोलते ही कि सानवी चिल्लाते हुए बोली, आरव प्लीज़, भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप बात को मत बढ़ाइए। आरव ने सानवी को घूर कर देखा, प्रिंसेस तुम? आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि सानवी जो हर वक्त उसके लिए अपने भाई से लड़ लेती थी आज उसे क्या हो गया था। उसने वंश को घूर कर देखा लेकिन वंश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वंश ने आरव को पूरी तरह से इग्नोर किया और सानवी का हाथ फिर से पकड़कर उसे वहां से ले गया। उसके जाने के बाद आरव ने मॉम डैड ने अपने बेटे को देखा जिसकी सांसें गुस्से की वजह से फूल रही थी। आरव ने भी उन्हें देखा और वहां से गुस्से में चला गया। सो सब्सक्राइब काना हम सबके काना चैनल। इंदौर। आयांश रूहानी को देख कर रहा था और रूहानी उसे घूर रही थी। अभी अभी एक नर्स आयांश के लिए सूप लेकर आई थी और आयांश ने उसे जाने के लिए कहा, ये कहकर कि उसकी बीवी उसे सूप पिला देगी। रूहानी जो पहले ही आयांश की हरकतों से चिड़ी हुई थी वो आयांश को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये आदमी इस हाल में रहकर भी हमें परेशान करना नहीं छोड़ रहा, और उसने अपना मुंह बनाया। आयांश उसे अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए बोला, क्या हुआ? वहाँ खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ और मुझे सूप पिलाओ। दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मैं खुद से सूप कैसे पी सकता हूँ? रूहानी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसी पास आते हुए बोली, ठीक है ये आखिरी बार है जब हम आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा खासा वो नर्स आपको सूप पिलाने वाली थी, पता नहीं हम यहाँ आए ही क्यों। ये कहते हुए उसने सूप के बॉल को लिया और आयांश के पास कुर्सी पर बैठकर सूप को फूंक मारकर ठंडा करने लगी। आयांश ने कहा, तुम्हारे रहते मुझे नर्स सूप क्यों पिलाएगी? वो मेरी बीवी थोड़ी है, बीवी तो तुम हो मेरी। और क्या मतलब आखिरी बार से? तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हें बादाम खाने की ज़रूरत है मिसेस रायज़ादा, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत। वो ये कह ही रहा था कि उसकी नज़र रूहानी पर पड़ी जो चम्मच से सूप लेकर उसे ही घूर रही थी। आयांश उसी तरह बोला, मुझे घूरना बंद करो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बड़ी बड़ी आँखों से डर जाऊँगा? रूहानी ने फिर से उसे चिढ़ते हुए देखा और बाउल को टेबल पर रखते हुए बोली, ठीक है आप इसे खुद ही पी लीजिए, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए वो अपना बैग लेकर जाने लगी तो आयांश ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैंने पता नहीं कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
रूहानी ने यह सुना और उसके कदम रुक गए। उसने गहरी सांस ली और आयांश को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। वो बैग को टेबल पर रखकर फिर से उसके पास बैठ गई। इस बार सूप थोड़ा ठंडा हो गया था। रूहानी उसे सूप पिलाने लगी। आयांश इस बार उसे बिना परेशान किए सूप पीने लगा। वो रूहानी को अपनी पलकें झपकाए बिना बस देखे जा रहा था। रूहानी जब भी सूप को फूंक मारने के लिए नीचे देखती, उसकी घनी पलकें तितली की पंख की तरह फड़फड़ाने हुए नजर आती। आयांश ने पाया नहीं आयांश के पाया नहीं चला वो रूहानी को कब से आयांश को पता नहीं चला वो रूहानी को कब से देख रहा था। उसे होश तब आया जब आईसीयू का दरवाज़ा खुला और वीरा अंदर आ गया। आयांश ने उसे देखा और हल्के मुंह से धीरे से निकला, इन्हें भी ना अभी होना था। रूहानी ने भी तब तक अंश को देख लिया और वीरा को वहाँ देखकर वो सीधी बैठ गई। उसने लगभग सारा सूप आयांश को पिला दिया था, इसलिए वीरा के आने से वो उठते हुए बोली, ये खत्म हो गया है, हम हाथ साफ करने जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो आईसीयू से बाहर जाने लगी। तब आयांश ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम तो यहाँ भी है, तुम कहाँ जा रही हो? राज ने तो उसके कहा था कि उसके बाद आयांश रूहानी को एक पल ये कहने के बाद वो आईसीयू से बाहर जाने तो राज ने तो जो उससे कहा था उसके बाद आयांश रूहानी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था इस वक्त वो चाहकर भी खुद रूहानी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसके पास बस यही रास्ता था। रूहानी ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। उसे वीरा के रहते वहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने में अजीब लग रहा था। उसने अपना मुंह बनाया और बाउल लेकर जाने लगी। वो अभी दरवाजे पर जाने को ही थी कि सामने से आ रहे अंश से टकरा गई। अंश ने उसे पकड़ लिया। संभल कर। रूहानी ने अंश को अपने सामने देखा और हैरान होते हुए बोली, ओह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी रूहानी को कुछ याद आया। उसने बहुत स्वीटली पूछा, आपका बेटा ठीक हुआ? अंश उसे इतनी जल्दी में देखकर मुस्कुराया और उसके सर पर थपकी देते हुए बोला, हाँ वो ठीक है, सब नॉर्मल है। रूहानी ने चेखते हुए बोला, हाँ वो तो होना ही था। हमने अपने पति के साथ साथ आपके लिए भी माता रानी से प्रार्थना की थी। अंश को उसकी बचकानी बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, वैसे क्या तुम्हारा पति अब ठीक है? रूहानी ने यह सुना और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ उन्हें होश आ तो गया है, लेकिन लगता है एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पर संतुलन खराब हो गया। पता नहीं कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रहे हैं। अंश ने आयांश के बारे में सुना और वो हैरान हो गया। उसने कहा, क्यों? ऐसा क्या किया उसने कि तुम्हें लगता है कि उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं? रूहानी अपने ही अंदाज में बोली, वो जब से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है, शादी से पहले वो हमें ऐसे घूरते थे, ऐसे ऐसे। ये कहते हुए वो अंश को अपनी आंखों में को आयांश की तरह इंटेंस करके दिखाने लगी। अंश ने यह देखा और अपने लिप्स को बाइट कर लिया ताकि उसके मुंह से हंसी बाहर ना आए। रूहानी अपनी आंखें सॉफ्ट करके देखते हुए आगे कहा, और अब ऐसे देखते हमें तो लगता है डॉक्टर ने ऑपरेशन करते वक्त उनके सर पर किसी और का दिमाग लगा दिया है। इधर आयांश और वीरा जो बस उसके कुछ ही दूर पर कमरे में अंदर थे, वो उसकी बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। रूहानी इस तरह अजीब अजीब सी बातें को आयांश के बारे में बता रही थी। क्या वो भूल गई थी इस वक्त वो भी वहीं पर थी? अंश उसकी बातें सुनकर हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारा पति बदल गया है? रूहानी ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने कहा, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रूहानी ने यह सुना और हैरान हो गई, लेकिन जल्दी से उसने अपने चेहरे के भाव बदले और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपके बेटे से शादी क्यों करेंगे? भले ही इनका दिमाग अभी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हमें यकीन है ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये कहने के बाद उसने अंश को अजीब नज़रों से देखा। उसने कहा, और आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंश ने कुछ कहता उससे पहले आयांश की आवाज़ रूहानी के कान में पड़ी। आयांश ने कहा, क्योंकि वो अपने बेटे यानी तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। रूहानी में
हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते बोली, ओह तो आप हमारे ससुर जी हैं। ये रियलाइज़ करते हुए कि आयाश ने अभी क्या कहा और उसने अभी अंश को क्या कहा, वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उसका मुंह शौक से खुला और रह गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंश को देखने लगी। उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखकर घबराहट में अपनी लाल निकलने हुई कि अपनी अटकती आवाज़ में बोली, आप इनके डैडी जी? यह है उसका बेटा और हमारे अंश उसे ऐसे देखकर उसके कंधों को पकड़कर उसे वापस से अंदर लेते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे इस बेकार पति का डैड और तुम्हारा ससुर हूँ। रूहानी ने अंश का मुंह से कंफर्मेशन सुनी तो उसका मुंह रुआसा सा हो गया। उसने ना जाने क्या क्या आयाश के बारे में उसके पिता से कहा था। उसने आयाश को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अंश ने यह देखा और कहा, आयाश तुम इससे डराना बंद करो। आयाश ने कुछ भी नहीं कहा। रूहानी को बहुत शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। रूहानी ने आयाश को देखा और वहाँ से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद अंश और वीरा ने जो अभी तक अपनी अपनी हंसी रोक रखी थी, वो दोनों और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अंश अपना पेट पकड़ते हुए बोला, ओह गॉड आयांश, क्या बीवी मिली है तुम्हें। उसने सीधे से तुम्हें मेंटल पेशेंट बना दिया। गुड कहते हुए वो आयांश को अंगूठा दिखाने लगा। अंश इस वक्त अपने डैड और वीरा चाचू को घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अंश फिर से हंसने लगा। उसने कहा, मुझे अभी से तुम्हारे लिए बुरा महसूस हो रहा है। तुम उसे 6 महीने कैसे झेलोगे। आयाश ने कुछ भी नहीं कहा। सो यू वर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है।
यक्षत राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षत राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षत जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को